विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल, कक्षा 10, विषय विज्ञान, चैप्टर नंबर 6, जैव प्रक्रम। आइए इस चैप्टर के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। हमने आगे के भाग में देखा मानव पाचन तंत्र, उसमें किस तरह से पाचन होता है। अब प्रक्रम के नए भाग को देखें जिसमें आता है श्वसन। तो श्वसन किसे कहते हैं? तो खुराक में से ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो हम जो आहार लेते हैं वो आहार आंत्र रस में से पचित होके रक्त में घुलता है और रक्त में घुलने के बाद ये कोशिकाओं शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां पे जाके उस आहार के कण कोशिकाओं में उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद ऊर्जा पैदा होती है। सजीवों को जैविक क्रियाओं को करने के लिए श्वसन आवश्यक है। श्वसन के दो प्रकार है, एक अक्षीय श्वसन और दूसरा अनअक्षीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अक्षीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनअक्षीय श्वसन कहते हैं। अक्षीय श्वसन के दौरान खुराक यानी ग्लूकोज का विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है और मुक्त हुई ऊर्जा का संग्रह एटीपी के स्वरूप में होता है। यहाँ पे समीकरण को देखें, ग्लूकोज उसका पायरुविक एसिड में रूपांतरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस 38 एटीपी ऊर्जा पैदा होती है। तो कणाभ सूत्र, ये सुना होगा कि कणाभ सूत्र हमारा रसोई घर है, तो ये कणाभ सूत्र के अंदर ये क्रिया होती है। अनअक्षीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनअक्षीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार का श्वसन बैक्टीरिया, यीस्ट, कवक, अंतःपरोपजीवी एवं पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। अनअक्षीय श्वसन में वनस्पति में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल बनता है। यहाँ पे ग्लूकोज का इथेनॉल में रूपांतरण होता है, किसमें? अनअक्षीय श्वसन में। ग्लूकोज का इथेनॉल में रूपांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अक्षीय श्वसन में ऊर्जा का मूल्य अधिक है जबकि अनअक्षीय श्वसन में ऊर्जा का मूल्य कम है। प्राणियों की पेशियों में अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है। ग्लूकोज का किसमें रूपांतरण होता है? लैक्टिक एसिड में और 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मनुष्य का श्वसन तंत्र, इसको देखें उसके पहले उसकी हम आकृति देख ले। श्वसन तंत्र तो ये श्वसन तंत्र की आकृति है। यहाँ नसा द्वार है और मुंह का द्वार है। यहाँ मुंह और श्वास नली दोनों मिलते हैं। तो यहाँ एक पर्दा रहता है जो खुराक हम लेते हैं तब उसको श्वास नली को बंद कर देता है। यह है श्वास नली और श्वास नली के आगे जाने के बाद 2 भाग पड़ते हैं। दोनों फेफड़ों में ये श्वास यानी हवा को प्रसारित करता है।
ये फेफड़े हैं। फेफड़े ये पसलियों के साथ सुरक्षित रहते हैं। ये डायाफ्राम है जो ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। तो आइए श्वसन तंत्र को देखें। ये जो प्रश्न पूछा जाए तो आकृति बनानी जरूरी होती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में बाह्य नासिका, नासिका कोटर, कंठनली, स्वर पेटी, श्वास नली, श्वासवाहिनी, फेफड़े और डायाफ्राम का समावेश होता है। तो श्वसन तंत्र में किस किस के भागों का समावेश होता है? तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में बाह्य नासिका, नासिका कोटर, कंठनली, स्वर पेटी, श्वास नली, श्वासवाहिनी, फेफड़े और डायाफ्राम का समावेश होता है। तो उसको विस्तृत रूप से सबको देखें एक बार। बाह्य नासिका, बाह्य नासिका नासिका कोटर में खुलता है एवं श्वसन के लिए हवा बाह्य नासिका द्वारा नासिका कोटर में प्रवेश करती है। अपने नाक के सबसे बाहर के भाग बाह्य नासिका कोटर के रूप में जाना जाता है। नासिका कोटर दूसरा, नासिका कोटर का स्तर सूक्ष्म रोम एवं श्लेष्म का बना हुआ होता है। छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्म चिकना पदार्थ होता है से बना हुआ होता है। धूल के रजकण एवं सूक्ष्म जीवाणु नासिका कोटर के श्लेष्म में चिपक जाते हैं। नासिका कोटर नासिका छिद्र में समाप्त होता है जिसके द्वारा हवा कंठनली में जाती है। कंठनली एवं श्वसन द्वार। कंठनली श्वसन नली में एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे श्वास द्वार भी कहते हैं। श्वसन द्वार कस्थीमय पट्टी जैसे घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। खुराक जब निगला जाता है तब श्वास द्वार घाटी ढक्कन से बंद होता है। श्वास द्वार श्वसन नली में खुलता है। चौथा, श्वसन नली। श्वसन नली सी आकार की कास्थीमय रचना है। श्वास नली में हवा न होने के बावजूद भी ये चिपकती नहीं है क्योंकि कास्थीमय रचना होने के कारण ये दबती नहीं है। श्वसन के अग्र सिरे पर स्वर पेटी होती है जो हमें बोलने पर मदद करती है। श्वसन नली आगे बढ़कर दो श्वास वाहिनियों में विभाजित होकर फेफड़ों में खुलती है। श्वसन नली आगे बढ़कर दो श्वास वाहिनियों में विभाजित होती है और फेफड़ों में खुलती है। श्वास वाहिनिकाएं। प्रत्येक श्वास वाहिनी फेफड़ों में विभाजित होकर अनेक श्वास वाहिनिकाएं बनती है। छोटी सूक्ष्म श्वास वाहिनिकाएं वायु कोष्ठ में समाप्त होती है। अंतिम भाग वायु कोष्ठ। तो वायु कोष्ठ इसे कहते हैं, ये वायु कोष्ठ है। तो ये फेफड़ों में अंतिम भाग है। यहाँ से दो भाग में ये श्वास नलिकाएं विभाजित हो जाती है। विभाजित होके छोटे छोटे ऐसे वायु कोष्ठ में उस पहुंचती है। वायु कोष्ठ की दीवार पतली होती है जिसके चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। वायु कोष्ठ में गैसों का विनिमय होता है। तो वायु कोष्ठ ऐसे भाग है जिसके आजू बाजू क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है और वायु कोष्ठ में आने वाले वायुओं का विनिमय होता है। आइए मनुष्य के हृदय की रचना को समझना है। तो सबसे पहले उसकी रचना हम विस्तृत रूप से देखें। तो आकृति में यहाँ आप देख पाओगे
आकृति है। ये प्रश्न पूछा जाए तब ये आकृति को बनाना जरूरी होता है। यहाँ ये दाया आलिंद है, ये बाया आलिंद है। हृदय हमेशा 4 भागों से बटा हुआ होता है। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। यहाँ पे ये दोनों आलिंद और निलय को अलग करने के लिए एक वाल्व होता है, और बाएं निलय आलिंद और बाएं निलय को भी अलग करने के लिए भी एक त्रिपाटी वाल्व होता है। यहाँ पे द्विपाटी वाल्व होता है। शरीर के अलग अलग भागों में से आने वाले रुधिर दाया आलिंद में आता है, और फेफड़ों में से शुद्ध हुआ रुधिर बाएं आलिंद में आता है। बाद में निलय में आता है, यहाँ से भी निलय में आता है, और फिर अपनी धमनी और शिराओं के द्वारा फेफड़ों में जाता है, या शुद्ध रुधिर ये विविध अंगों में जाता है। तो यहाँ पे ये आकृति बनानी जरूरी होती है। आइए इसकी विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। मनुष्य के हृदय की रचना। मनुष्य का हृदय शंकु आकार का एवं उसका कद लगभग 1 मुट्ठी जितना होता है। कैसा होता है हृदय का आकार? शंकु आकार का, और आकार उसका कद कितना होता है? 1 मुट्ठी जितना। 1 मुट्ठी जितना हमारा हृदय का आकार रहता है, कद रहता है। हृदय को 2 फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर होता है। उसका स्थान कहाँ होता है? हृदय का फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का हृदय द्वारा वहन होता है। इस कारण ये चतुष्खंडी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले और ऑक्सीजन वाले रुधिर का ये वहन करता है, इसलिए ये चतुष्खंडी होता है, 4 भाग वाला होता है। हृदय के ऊपर के 2 खंडों को आलिंद कहते हैं। ऊपर के जो 2 खंड थे अपने आकृति में बताया, तो वो 2 खंडों को आलिंद यानी कर्णक कहते हैं, और नीचे के 2 खंडों को निलय कहते हैं। आलिंद की दीवार पतली होती है और निलय की दीवार मोटी होती है। यहाँ आकृति में देखे, ये निलय है, उसकी दीवार मोटी है, जबकि आलिंद की दीवार पतली है। दो आलिंदों में एक दायां एवं एक बायां आलिंद होता है। 2 निलय में एक दायां एवं एक बायां निलय होता है। 4 खंड पर्दों द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिन्हें हम पटल कहते हैं। रुधिर के दाएं आलिंद में से दाएं निलय में रुधिर का प्रवाह के लिए द्विपाटी वाल्व होता है। तो यहाँ पे दाएं आलिंद में से दाएं निलय में रुधिर के प्रवाह को नियंत्रित कौन करता है? द्विपाटी वाल्व करता है। इसी प्रकार बाएं आलिंद में से बाएं निलय में रुधिर के प्रवाह के लिए त्रिपाटी वाल्व होता है। ये वाल्व रुधिर के प्रवाह को निलय में से आलिंद में वापस जाने से रोकता है। दाएं निलय का रुधिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। तो दाएं निलय का जो रुधिर है वो कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। ये फुफ्फुस धमनी है, यहाँ से शरीर के अन्य भागों में से आने वाला रुधिर
ये पहले आलिंद में आता है, आलिंद में से निलय में आता है, दाएं निलय में, और दाएं निलय में से कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। बाएं निलय का रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के अंगों की ओर जाता है। तो बाएं निलय में यहाँ जो शुद्ध रुधिर आया है फेफड़ों में से, वो कहाँ आता है, बाएं निलय में आता है। आलिंद में से त्रिकपाटी वाल्व के द्वारा निलय में आता है। निलय संकुचित होता है, दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। पहले ये संकुचित होते हैं तो ये निलय में, दोनों निलय में रुधिर आता है, और दोनों निलय संकुचित होते हैं तो रुधिर फेफड़ों में या शरीर के अन्य भागों में प्रसारित होते हैं। तो बाएं निलय का रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के अंगों की ओर जाता है। अब रुधिर का परिवहन किस प्रकार से होता है? हृदय में रुधिर का परिवहन किस प्रकार से होता है? तो हृदय में जब दो आलिंद का विस्तरण होता है तब अग्र महाशिरा एवं पश्व महाशिरा के द्वारा शरीर को विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन विहीन रुधिर दाएं आलिंद में आता है। यहाँ पे ये ऊपर के भाग से, ऊपरी भाग से महाशिरा के द्वारा रुधिर आता है, और शरीर के निचले हिस्से में से भी महाशिरा के द्वारा रुधिर आता है, और ये रुधिर कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। इसी समय फुफ्फुसीय शिराओं में से फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं आलिंद में आता है। इसी समय फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा ये बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर आता है। दोनों आलिंद का संकोचन होने से, त्रिकपाटी वाल्व खुलने से दाएं आलिंद में से ऑक्सीजन युक्त विहीन रुधिर बाएं निलय में डाला जाता है, एवं बाएं आलिंद में से ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं निलय में डाला जाता है। अब दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, तब दाएं निलय से रुधिर ऑक्सीजन विहीन जो है वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है। फेफड़ों में रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर ऑक्सीजन प्रवेश होती है। बाह्य निलय संकुचित होने से ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। तो यहाँ पे हमने ये प्रकरण के तीसरे भाग को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। चौथे भाग में बाद में देखेंगे। थैंक यू।